नमस्कार। आजकल हमारा सारा ध्यान चीन पर है, तो एक तरह से हमने कोरोना वायरस के बारे में तो बात ही करना छोड़ दिया है। हालांकि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ गई है, पर स्थिति अभी भी गंभीर है। देखिए कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन खुद कोरोना वायरस से बीमार हैं। उनका कंडीशन आज उतना अच्छा नहीं था। उनको मैक्स अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनको प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीट किया जाएगा और हमारी सोच उनके साथ है। हम आशा करते हैं कि वो बहुत जल्द ठीक होंगे। पर हाँ, अभी सबका ध्यान ज्यादातर चीन पर ही है और चीन के साथ क्या हो रहा है। आज एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है। सरकार ने सारे ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया है और उनके साथ भी बात करेंगे कि चीन के साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए। पर अगर आपको कभी भी लगे कि आपके पास बहुत सारा काम है, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना पड़ रहा है, आप जरूर जाओ लिजियांग के बारे में सोचिए। वो चीन के विदेश मंत्री के स्पोक्स पर्सन है और एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सोच लीजिए, आप कल्पना कर लीजिए उनको कितने देशों के बारे में बात करना पड़ रहा है। आज के बारे में ही सोचिए, भारत के बारे में तो सवाल पूछे गए उनसे जाओ लिजियांग से, फिर उनको कनाडा के बारे में भी पूछा गया। कनाडा में के 2 नागरिकों को चीन ने एक तरह से हॉस्टेज बना के रखा है, वही सवाल उनसे पूछा गया। ऑस्ट्रेलिया पर साइबर अटैक हुआ है, उसके बारे में उनसे पूछा गया। जिंगजियांग में चीन मुसलमानों के साथ क्या कर रही है, उसके बारे में उनको पूछा गया। अमेरिका के साथ जो चाइना का टकराव हो रहा है, उसके बारे में उनको पूछा गया। तो अगर आपको कभी लगे कि आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखना पड़ रहा है, जरूर जाओ लिजियांग के बारे में सोचिए। और जिस तरह से चीन लगभग हर एक देश से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है, एक ही समय शायद उनके दिन और भी खराब होते जाएंगे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी खराब होते जाएंगे। पर ये देखना पड़ेगा कि चीन का अपना रवैया किसी तरह बदलेगा या नहीं बदलेगा। और चीन का ही सवाल, जैसे मैंने कहा, सरकार के मन पर भी है। और आज ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ, चलिए शुरुआत करते हैं उस पर नजर डालकर। चीन से हिंसक झड़प में एक कर्नल समेत 20 सैनिकों की शहादत और विपक्ष के सवालों के बाद शुक्रवार शाम को केंद्र की मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। चीन से तनातनी और एलएसी पर भारतीय जमीन पर अपना दावा ठोकने वाले चीन के मुद्दे पर बैठक की शुरुआत हुई सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर। सभी विपक्षी नेताओं को गलवान में हिंसक झड़प के बाद के मौजूदा हालात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं को ये बताया कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद बैठक में बोलते हुए सोनिया गांधी ने सरकार से कहा कि आपको ये बैठक उसी दिन बुलानी चाहिए थी जिस दिन चीन ने हमारी जमीन पर घुसपैठ की। सोनिया ने सवाल उठाया कि देश के मामले में सभी दलों के साथ बात करने में सरकार ने इतनी देरी क्यों की। उन्होंने पूछा कि सरकार जनता को बताए कि चीन ने हमारे इलाके में कब घुसपैठ की, क्यों खुफिया एजेंसियों ने एलएसी पर चीनी हलचल की जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी बहुत सी बातों की जानकारी नहीं है। सोनिया ने कहा कि सरकार को सीधे चीनी नेतृत्व से बात करनी चाहिए थी। तो वहीं ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से इस मामले में पारदर्शिता की मांग की और कहा कि लोगों को सारी बातें सही बताई जाएं। एलएसी पर बने हालातों और चीन के साथ झड़प को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस बैठक में सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एमके स्टालिन, जगमोहन रेड्डी, रामदास अठावले, डी राजा समेत 20 विपक्षी नेता भाग ले रहे हैं। बैठक की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देने से हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं और इन सभी की तरफ से विपक्ष को एलएसी के हालातों और चीन को लेकर भारत सरकार की रणनीति के बारे में जानकारी दी जा रही है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात हुई हिंसक झड़प में 10 भारतीय सैनिकों को चीन ने पकड़ लिया था, जिन्हें गुरुवार शाम रिहा कर दिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीन ने 2 मेजर समेत 10 भारतीय जवानों को बंधक बनाया था, जिन्हें 3 दिन की बातचीत के बाद रिहा करा लिया गया है। हालांकि इस संबंध में सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि इन सभी को बीते सोमवार को लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में बंधक बना लिया गया था। हालांकि बाद में दोनों देशों में मेजर जनरल स्तर की बातचीत के बाद सैनिक रिहा करा लिए गए हैं। सेना ने गुरुवार को अपने बयान में कहा था कि इस कार्रवाई में कोई भारतीय सैनिक लापता नहीं है, लेकिन पीटीआई के मुताबिक चीनी सेना ने भारत के 2 मेजर समेत 10 जवानों को बंधक बनाया था।
चीन के साथ गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस संघर्ष में 76 दूसरे सैनिक भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि सभी खतरे से बाहर हैं। ANI के मुताबिक 18 जवान लेह के आर्मी अस्पताल में हैं, वहीं 58 जवानों को दूसरे अस्पतालों में एडमिट कराया गया है, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। वे एक हफ्ते में फिर से तैनाती के लिए तैयार हो जाएंगे। लेह में भर्ती जवानों को ड्यूटी पर लौटने में 15 दिनों का वक्त लगेगा। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है, जिसमें आर्मी के कुछ जवानों के गायब होने की बात कही गई थी। आर्मी ने साफ किया है कि कोई भी भारतीय सैनिक लापता नहीं है। भारत और चीन की सीमा पर हुई खूनी झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। राहुल ने रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के बयान से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि गलवान घाटी में चीन का हमला पूर्व नियोजित था। हमारी सरकार सो रही थी और समस्या से इनकार कर रही थी, जिसकी कीमत हमारे शहीद जवानों को चुकानी पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ समाचार एजेंसी ANI की एक खबर भी ट्वीट की है, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक का बयान शामिल है। श्रीपद नाइक ने माना कि चीन के द्वारा किया गया हमला पहले से ही प्लान किया हुआ था, लेकिन भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब देगी। चीन के साथ तनातनी के बीच शुक्रवार को लेह लद्दाख सेक्टर में वायुसेना काफी एक्टिव नजर आई। लेह लद्दाख में वायुसेना के लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भरते दिखे। चीन के साथ तनाव के बीच पहली बार भारतीय वायुसेना के इतने लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर इस इलाके में देखे गए। तो वहीं इससे पहले 17 जून को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया लेह पहुंचे और फिर वहां से 18 जून को श्रीनगर एयरबेस गए। माना जा रहा है कि उनके आने के बाद से ही दोनों ही हवाई बेस में एक्टिविटी बढ़ गई है और एयर चीफ ने तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया। ये दोनों एयरबेस पूर्वी लद्दाख के पास हैं और इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में किसी भी लड़ाकू विमान वाले अभियान को सुचारू रूप से करने में सक्षम हैं। धोखेबाज चीन की एक नई करतूत सामने आई है। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चीन गलवान नदी के बहाव को प्रभावित करने या उसमें अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा है। NDTV के मुताबिक चीन ऐसा उस जगह पर कर रहा है जो भारत चीन सैनिकों के हिंसक झड़प वाली जगह से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। NDTV ने जो तस्वीर जारी की है उसमें दिख रहा है कि चीन के बुलडोजर वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस तरफ कुछ काम कर रहे हैं। इससे नदी के बहाव पर असर पड़ा है। सैटेलाइट तस्वीरों में गलवान नदी के सूखे हिस्से पर भारतीय सेना के ट्रक भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो कि LAC के 2 किलोमीटर के भीतर है। ये जानकारी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि गुरुवार को ही दोनों देशों के मेजर जनरल गलवान घाटी के ही पेट्रोल पॉइंट 14 पर मिले थे। ये वार्ता बेनतीजा रही है। चीनी सैनिक फिलहाल झड़प वाली जगह पर ही हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को अब चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसकी जगह भारत को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए खुद के रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आयात के विकल्प के लिए एक नई नीति बनाने पर काम कर रही है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय की गई है जब लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा संघर्ष नए चरम पर पहुंच गया है। गडकरी ने कहा कि भारत अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि भले ही वर्तमान में चीन के सामानों की कीमतें आकर्षक हैं और भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां कुछ हिस्सों का आयात करके अच्छा मुनाफा कर रही हैं, लेकिन देश में स्थानीय स्तर पर हर चीज का उत्पादन करना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित DSP देविंदर सिंह को जमानत दे दी है। देविंदर सिंह को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो 3 आतंकियों को अपनी गाड़ी से जम्मू ले जा रहा था। दरअसल दिल्ली पुलिस निर्धारित समय में देविंदर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। देविंदर को इस साल 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तब गिरफ्तार किया गया था जब वो हिजबुल के 2 आतंकियों और उनके एक साथी को लेकर जम्मू जा रहा था। तब जांच में सामने आया था कि देविंदर अरसे से आतंकियों का मददगार रहा है और इस बार भी उसकी जिम्मेदारी चंडीगढ़ और दिल्ली में इन आतंकियों के ठहरने की व्यवस्था करने की थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल
मैक्स साकेत में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद ये कदम उठाया गया। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अस्पताल जाकर जैन के परिजनों से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने सत्येंद्र जैन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है। दरअसल गृह मंत्रालय ने डॉक्टर वीके पॉल कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक अब प्राइवेट अस्पतालों में 8 से 10,000 रुपए प्रतिदिन में आइसोलेशन बेड मिलेंगे। बिना वेंटिलेटर के आईसीयू 13 से 15,000 रुपए प्रतिदिन में मिलेंगे। इसके अलावा आईसीयू वेंटिलेटर के साथ बेड 15 से 18,000 रुपए प्रतिदिन पर मिलेंगे। नए निर्देशों में पीपीई किट की कीमत भी शामिल है। पहले ये दरें 24 से 25,000 रुपए प्रतिदिन आइसोलेशन बेड के लिए थी। इसके अलावा बिना वेंटिलेटर के आईसीयू का चार्ज 34 से 43,000 रुपए प्रतिदिन और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू का रेट 44 से 54,000 रुपए प्रतिदिन था। मौजूदा दरों में पीपीई किट की कीमत भी शामिल नहीं थी। बता दें कि गृह मंत्रालय ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना इलाज का रेट तय करने के लिए डॉक्टर वीके पॉल कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने शुक्रवार को ही गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मौजूदा रेट को 1/3 कम करने के लिए कहा गया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने रेट को कम करने का फैसला किया है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 13,586 नए मामले सामने आए हैं और 336 लोगों की मौत हो गई। नए मरीजों के मामले में एक दिन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। देश में अब कुल मरीजों की संख्या 3,80,532 हो गई है, जबकि अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। इन चिंताजनक आंकड़ों के बीच देश में कोरोना से रिकवरी के आंकड़े उम्मीद बांधते हैं। देश में बीते 24 घंटे के अंदर 10,386 मरीज ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट 53.79% पर पहुंच गया। देश में कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों का कुल आंकड़ा 2,04,711 हो गया है। अभी देश में 1,63,248 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। इसी के मद्देनजर कोरोना से जूझ रहे पार्टी के विधायक पीपीई किट पहनकर वोट डालने पहुंचे। इन विधायक का नाम कुणाल चौधरी है और वो कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे। विधायक जब वोट डालकर वापस लौटे तो पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। वोटिंग डालने वाले इलाके और जिस गलियारे से चलकर वो आए थे उसको भी अच्छे से सैनिटाइज किया गया ताकि किसी और को खतरा ना हो। राज्य की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का दावा किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि अब उनकी कंपनियां कर्ज मुक्त हो गई हैं। दरअसल कुछ समय पहले उन्होंने अपने निवेशकों से कंपनी को 31 मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ये वादा इससे बहुत पहले ही पूरा कर दिया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिकॉर्ड कायम करते हुए मात्र 58 दिनों की छोटी सी अवधि में 1,68,818 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इस अवधि में रिलायंस की सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म्स में वैश्विक निवेशकों की तरफ से 1,15,693.95 करोड़ रुपए का निवेश आया। वहीं रिलायंस ने राइट इश्यू के माध्यम से 53,124.2 करोड़ रुपए जुटाए। कंपनी ने यह राशि अपने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचकर जुटाई है। जियो प्लेटफॉर्म में जनरल इलेक्ट्रिक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, KKR, मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी, ADIA, TPG और एल कैटरडन ने निवेश किया है। संसद के दोनों सदनों में नेपाल के नए नक्शे पर आए बिल के पास होने के बाद अब नेपाल की राष्ट्रपति ने भी बिल पर अपनी मुहर लगा दी है। नेपाली संसद के ऊपरी सदन में बिल के पक्ष में 57 वोट पड़े और विरोध में एक भी नहीं। इससे पहले 13 जून को संसद की निचली सदन में भी सर्वसम्मति के साथ बिल पास हुआ था। नेपाल के नए नक्शे में भारत के उत्तराखंड के हिस्से में आने वाले लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल में नए नक्शे पर आए बिल के संसद में आने से पहले भारत की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई थी, लेकिन नेपाली PM KP ओली ने बिल को पास कराने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्य या सबूतों पर आधारित नहीं है और न ही इसका कोई मतलब है।